क्लियर है ना। ऋग्वेद की रचना सप्तसेंद्र प्रदेश में हुई। इसके साथ ही इसकी डिटेल क्लियर है सबको। सप्तसेंद्र प्रदेश हमने क्यों बोला? और 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 ये हमारा मेंस का क्वेश्चन तैयार हो रहा है, क्योंकि आप सप्तसेंद्र कह रहे हो, पहले तो नदियों का ही आधार हो गया, नदियां ही सीमा बना रही है भौगोलिक क्षेत्र की, उसी को ही आप एलोबरेट करते जाओगे कि हाँ सप्तसेंद्र प्रदेश में थे। उसके साथ साथ आप कुछ इतिहासकारों का भी बताओगे कि किसने कहा कि ये सप्तसेंद्र प्रदेश में थे। गंगाधर मिश्र ने कहा कि ब्रह्मर्षि प्रदेश से थे। तो ये इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की समानता ईरानी ग्रंथ जिन अवेस्ता के साथ भाषा के आधार पर हुई है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में हमारे कौन से देवता के वर्णन? इंद्र, अग्नि और मित्र। और अवेस्ता में, अवेस्ता में किसका वर्णन है? इंद्र, वरुण, इंद्र, वरुण, मित्र और नासित्य। हाँ जी, अवेस्ता, अवेस्ता ईरानी में है। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता, ईरानी सभ्यता सब एक ही है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों से संबंधित श्लोक है। क्लियर। सामवेद में क्या है? यजुर्वेद में क्या है? राजनीतिक और युद्ध पद्धतियों का। और अथर्ववेद में क्या है? लौकिक जीवन के सभी पार्ट, आपका गृहस्थ जीवन, आपका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, आपका चिकित्सा शास्त्र, सभी का लौकिक पारलौकिक सभी का वर्णन अथर्ववेद में है। सबसे बड़ा वेद कौन सा है? सबसे बड़ा वेद कौन सा है? 6000 मंत्र किसमें है? अथर्ववेद में। सबसे ज्यादा मंत्र किसमें है? सबसे ज्यादा भाग किसके हैं? निम्न का मिलान करे कौन सा युग्म सही नहीं है। हमें आंसर को नहीं देखना, हमें देखना है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। ऋग्वेद का दूसरा मंडल गृहस्पति ऋषि, तीसरा मंडल सूर्य देव को समर्पित, किसने लिखा? विश्वामित्र ने। तीसरे मंडल में ही, तीसरे मंडल में ही क्या है? गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देव को। सवित्र किसका नाम आता है? सूर्य का। आपको हमेशा ऋग्वेद से संबंधित जहां भी आएगा सूर्य नाम, वहां पे सवित्र लिखा होगा। चौथा मंडल कृषि से, वामदेव ऋषि ने। 10वां मंडल गायत्री मंत्र। 10वें मंडल में क्या है? पुरुष शक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। ऋग्वेद 10वां मंडल किस टाइम पीरियड की रचना है? उत्तर वैदिक काल की। किसने लिखा? ऋषि अंगिरा ने। चले आगे, मिलान करें। ऋग्वेद में मंत्र, सामवेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में। आंसर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, 3 होगा नहीं 1 होगा, एक कहीं मिल रहा है कि आगे है कि पीछे, जहां अपना आइडिया वैसे सेट करते हो ना। कालम हमने किया था जब हमने वैदिक लिटरेचर किया था, सबसे पहले यही था, वेद, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आप सुने, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, उसके बाद उपवेद, उसके बाद वेदांग, ठीक है, उसके बाद स्मृतियां। क्लियर। इससे हमारा पूरा वैदिक साहित्य कंप्लीट होता है। लिखा हुआ है ये। हाँ, क्लियर हो गया ना।
ब्राह्मण ग्रंथ के पार्ट पता ही होंगे। आगे चले। ऐत्रेय कौशिकी किसका है? अथर्ववेद का कौन सा है? गोपथ। बृहदारण्यक उपनिषद किसका है? यजुर्वेद का। मुंडकोपनिषद किसका है? अथर्ववेद का। लिस्ट देखो भाई, ऐसे कैसे चलेगा? कौन सा सही नहीं है? आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे, किसने कहा? और यही बात सर्वमान्य है, इसी बात को सब एग्री करते हैं कि मध्य एशिया से आए थे। आर्यों का आगमन सर्वप्रथम पंजाब या अफगानिस्तान था। सही है। कैसे पता चला हमें? ऋग्वेद कह रहा है। नदियों की सीमाओं से हमें पता चल रहा है कि ऋग्वेद में है कि सबसे पहले यहाँ आए थे, और मैक्स पुलर ने भी इस बात की टिप्पणी की है। आर्यों का संबंध ईरान से था, भारोपीय भाषा परिवार के आधार पर हम कहते हैं। कैसे कहते हैं? भारत यूरोपीय परिवार से। कौन सी, कहाँ मिल रही लैंग्वेज? बॉक्सगोई अभिलेख में और मितनी अभिलेख में। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ या उच्च वर्ग का है। हाँ जी, क्योंकि आर्य मतलब आपने जाति से, आर्य मतलब आपने कुल से, आर्य मतलब आपने कलर से लिया है कि ये श्रेष्ठ है, क्योंकि विभाजन किसके आधार पर था? कलर के, श्रेष्ठता के आधार पर ही था। आर्यों का आगमन 1000 ईसा पूर्व में हुआ, 1500। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद का टाइम कितना है? 1500 से 1000। 1000 में तो उत्तर वैदिक काल शुरू हो जाता है, और उत्तर वैदिक काल में हमारे नगरों की स्थापना हमें दिखने लग जाती है। कौन सा युग असत्य है? हाँ जी, सिंधु का नाम तो क्या मिलता है हमें? सिंधु मिलता है। झेलम का वितस्ता मिलता है। चिनाव, अस्किनी, व्यास, विपाशा, रावी, परुष्णी, शतलुज, शत्रुद्री। सरस्वती का नाम क्या है? काबुल। काबुल नदी है, खुदी नदी है, और इसका प्राचीन नाम क्या है? कुब्भा। प्राचीन वेदों में इसको क्या कह रहे हैं? कुब्भा, और उसका एग्जैक्ट नाम क्या है? काबुल। सरस्वती, घग्गर और दशदती, दोनों ही नाम सरस्वती के लिए यूज होते हैं। ऋग्वेद में दशराग युद्ध कौन सी नदी पे हुआ था? रावी पर। रावी को हम परुष्णी नदी भी कहते हैं। ऋग्वेद में जब भी ऋग्वेद का क्वेश्चन आएगा तो या तो परुष्णी लिखा आएगा या फिर रावी लिखा आएगा। कौन से दशराग युद्ध किसके बीच में था? 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। आर्यों के राजा कौन थे? भरतवंश। और दूसरे आर्य राजा कौन से हारे थे? पुरु। तो भरतवंश और पुरुवंश ने मिलकर किसकी स्थापना की थी? कुरु। इनके गुरु कौन थे? वशिष्ठ। भरतवंश का राजा कौन था? सुदाश। कौन सा कथन असत्य है? छह। वेदांगों की संख्या 6 है, इसलिए मैंने टैली नहीं किया। शिक्षा पहला वेदांग। अगर देखो, साहित्य और इतिहास में हम छेड़खानी नहीं कर सकते, जो चीज जैसे सीक्वेंस में वैसे ही होगी, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। शिक्षा है तो शिक्षा है। ये कल्प है, ये गलत हुआ है उनसे, ये कल्प है। ठीक है, ठीक है। व्याकरण पाणिनि। निरुक्त यास्क। छंद पिंगल। ज्योतिष लगधमुनि। यहां पर शिक्षा, जो वेदांग का मतलब क्या है? जो हमें वेदों को पढ़ने में हेल्प करे। जब तक हम लैंग्वेज सीखेंगे नहीं, हम वेदों को पढ़ेंगे कैसे? तो आ गया ना व्याकरण। जब तक हम प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे नहीं कि अंग को नाक से ही बोला जाए कैसे, तो कैसे करेंगे हम उनको? वेद श्लोक में होते हैं, उसकी एक अपनी लय है, तो उसको सीखना भी जरूरी है ना, किसी कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो ये वेदों को पढ़ने के लिए, जैसे हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि वर्ण सीखा, शब्द सीखा, आगे बढ़ते हैं, उसको ग्रामर सीखते हैं, तो ये वही है
उसको जानने के लिए। तो शिक्षा की रचना किसने की? शौनक ने। कल्प, कल्प की रचना किसने की? व्याकरण की, तो सब जानते हैं। निरुक्त की, छंद पिंगल ने। ज्योतिष लगध मुनि ने। अब आगे एक क्वेश्चन आता है कल्प के बारे में ही डिटेल के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में गविष्टि, गव्य, गवेतु संगीत शब्द है, ये किसका द्योतक है? ऋग्वेद का नाम आ जाए, गव्य, गवेतु, गोशु, कोई भी है वो गाय के लिए है, और गाय ही संपत्ति का आधार थी, इसलिए ये किसका प्राय हुआ? युद्ध का। किसका प्राय हुआ? युद्ध का। क्योंकि ऋग्वेद जीवन कबीला का जीवन था, और कबीले में स्थिर नहीं होता। पशुपालन ही आपकी संपत्ति का आधार होते हैं, आपके खाने पीने का आधार होते हैं, और आपके जनजीवन की डेली दिनचर्या का आधार होते हैं। इसलिए ऋग्वैदिक काल कबीला था, तो वहां पे गाय सबसे इंपॉर्टेंट थी। पशुपालक जीवन था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गाय का महत्व था। अगर कोई युद्ध भी हो रहा है तो वो गाय के लिए हो रहा है। अगर आप कोई पूजा कर रहे हो तो उसमें दान दक्षिणा में आप गाय ही रखते थे। जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी वो सबसे अमीर होता था। ठीक है। संगीत का तो कौन है? सामवेदीय। मुद्रा, ऋग्वेद की मुद्रा कौन सी थी? निष्क। ऋग्वेद में निष्क, निष्क का कोई आकार नहीं है, लेकिन वो सोने का है, कोई आकार नहीं है। तो कई बार आता है कि निष्क को कौन सा आभूषण था? निष्क एक ढेला है, तो उस ढेले को कान में तो नहीं पहन सकते, ना नाक में, ना पैरों में, गले में पहन सकते हैं। तो निष्क किसका, कहाँ पहनने का आभूषण है? गले का। कर लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में है। सुमेलित कीजिए। हाँ जी, ये हमने किया है पहले भी। संग्रहिता, जो संग्रह कर रहा है, वर्ड के अंदर ही, कई बार वर्ड के अंदर ही मीनिंग है। भागदू, कोषाध्यक्ष। शता, कौन था? अक्षवाप। और ये कौन है? 12 रत्निन है। 12 रत्निन कौन थे? जो राजा के अभिषेक में भाग लेते थे। और हमने इन्हीं को इसलिए सेट किया क्योंकि बाकी सबका नाम तो आपको याद हो ही जाता। अब पालागल एक और रह गया, वो कौन था? राजा का मित्र, सागे संबंधी, रिश्तेदार, राजा का मित्र। क्लियर? बाकी तो सब कर लोगे, ग्रामीण, पुरोहित, महिषी, युवराज, कर लेंगे। यहाँ पे पालागल, इन पांचों को याद होना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नों का वर्णन है। यजुर्वेद ब्राह्मण, शतपथ की बजाय अगर यजुर्वेद आ गया तो ठीक है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का। भारत के किस स्थल से लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं? कहां से? लोहे के प्रमाण हमने किया था कहां? लोहे का प्रमाण कहां मिला? सबसे ज्यादा प्रमाण मिले हमें अतरंजी खेड़ा में। ठीक है, अतरंजी खेड़ा कहाँ पे है? मेरठ के आसपास है। एटा, मतलब कि यूपी का ही क्षेत्र है, मेरठ इधर एटा के आसपास का। ठीक है, लेकिन लोहे के सर्वाधिक प्रमाण कहाँ मिलते हैं? बिहार और यूपी में। ठीक है, यहां से हमें अतरंजी खेड़ा से इसके साक्ष्य मिले हैं लौह धातु के प्रचलन के, प्रचलन शुरुआत के। लेकिन पीक कहाँ होगा आपका? यूपी, यमुना के क्षेत्र आ गया। हाँ, अतरंजी खेड़ा, भगवानपुरा, भगवानपुरा से हमें 13 कमरों के ईंटों के साक्ष्य मिले, यानी कि, लेकिन वो एक ही साक्ष्य, तो उसके आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन में मिट्टी के मकान यूज होने लगे थे। ठीक है, लेकिन यहां से हमें साक्ष्य मिले हैं और ये प्रचलन के हैं। लेकिन पीक पे कब था? यूपी बिहार के बॉर्डर पे। कैसे पता चलेगा? गंडक जब सीमा बनती है, गंडक नदी जब हमारी सीमा बनेगी उस टाइम हम पीक पे होंगे, और शतपथ ब्राह्मण में है। इसके बारे में बताओ। आप मगध
के क्षेत्रों में कर रहे हो तो हस्तिनापुर किसकी राजधानी थी 16 नगरों में? इंद्रप्रस्थ। इसमें मिस्टेक करोगे, ठीक है। हाँ जी बेटा, गुरु की थानेश्वर लिखते हैं हम, इसमें ऑब्लिक करके डाल लो। इंद्रप्रस्थ बचाया युधिष्ठिर ने, और कुरुक्षेत्र किसका था? कौरव का था, ठीक है। तक्षशिला, तक्षशिला किया था हमने। तक्षशिला की कैपिटल क्या है? गांधार। आश्रम हमने किया है। पहले 3 आश्रम कहाँ मिलते हैं? छांदोग्य किसका है? छांदोग्य किसका है? सामवेद का। तो छांदोग्य उपनिषद में हमें 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है, और सन्यास जो है वो चौथा आश्रम हमें किसमें मिलता है? जाबाली उपनिषद में। चारों आश्रम इकट्ठा हमें जाबाली उपनिषद में मिलते हैं, और सन्यास अकेला किसमें मिलता है? जाबाली उपनिषद में मिलता है, और पहले 3 किसमें मिलते हैं? छांदोग्य में मिलते। रहेगा याद? आगे, गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को कौन से त्रिऋण चुकाने पड़ते थे? हमने बात भी की थी पहले, ठीक है। इसके ऑप्शनल नहीं डाले उन्हें, पीछे चुकाना पड़ता था, तो आंसर क्या होगा? तीनों। लेकिन इन तीनों ऋणों को चुकाने के लिए हमें कौन सा यज्ञ करना पड़ता है? पंचमहायोग। पंचमहायोग में कौन कौन शामिल है? हमें ये 3 करने हैं यज्ञ पूरे जीवन में, है? पूरे जीवन में ये 3 यज्ञ करने हैं, ठीक है। लेकिन ये 3 यज्ञ करने के लिए जो पूजा पद्धति है वो है यज्ञ, वो 5 पंच महायज्ञ से पूरी होगी, ठीक है। अब इन पंच महायज्ञ जब हम ये 5 यज्ञ कर लेंगे तो ये 3 अपने आप पूरे हो जाएंगे। इसमें 2 और ऐड हो गए, देवऋण, देवऋण है, पितृण है, ऋषि ऋण है, कौन सा? भूत प्रेत ऋण, जो कि जीव जंतु के लिए, उसका नाम ऐसा है लेकिन जीव जंतु के लिए। और एक दूसरा क्या है? मनुष्य यज्ञ या नृयज्ञ, जो आपको अपने सगी संबंधियों, दोस्तों के लिए और किसी के लिए भी संपन्न करने हैं। तो ये असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन बनता है कि त्रिऋण, मनुष्य को एक जीवन में त्रिऋण पूरे करने हैं, लेकिन त्रिऋण पूरे होंगे पंचमहायज्ञ के द्वारा ही। दोनों नाम अलग हैं, लेकिन इसके बिना ये पूजा नहीं होगी, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन कितनी बार है? हो गया। अग्नि 200 बार, वरुण और सोम 100। तीसरे नंबर पे कौन आया? सोम। 4 ही तो देवता हैं। इंद्र के नाम कौन कौन से हैं? रथेष्ट, पुरेंदर, क्यों नहीं किया? वृथन, शतकत्रु, कर लोगे? इंद्र के नाम तो पता होने चाहिए। क्या हो गया इसको? सुमेलित कीजिए। ये हमारे समाज दिखा रहा है ऋग्वेद काल का। नियोग प्रथा, पुनर्विवाह, ठीक है। नियोग प्रथा पुनर्विवाह का संकेत है। वह तू दहेज का, स्पर्श गुप्तचर है, मध्यमशी ये मशी है, न्यायाधीश, सेनानी सेनापति, जनस्य गोपा राजा। राजा का ऋग्वेद कितने बार वर्णन हुआ है? और ग्रामणी का 9 बार, ब्राह्मण का 15, क्षत्रिय
इससे पता चलता है कि समाज में ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। वैश्य, शूद्र, गांव, तेरा, सभा, राज्य शब्द, जन शब्द, विश, जनपद, एक बार भी नहीं हो, जनपद का मतलब नगर, और उस टाइम में नंबर 10। अर्थवेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कौन है? सभा और स्मृति। सभा, स्मृति, सभा का वर्णन कितनी बार है? स्मृति, विधत 122, गण 46, कई बार 40 भी आता है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि किसका इंपॉर्टेंस कम था, किसका। इनका काम क्या था उस टाइम में? काम क्या होते थे? धार्मिक, धार्मिक और सैनिक। राजनीति थी नहीं। तो ये समितियों के काम क्या थे? राजा का चुनाव करना, राजा पर नियंत्रण रखना। जो सेनानी है, जो सेनापति है, राजा नहीं है, हम कह रहे हैं उसे राजा, उसे हम नियुक्त कर रहे हैं। दूसरा सैनिक कार्य, युद्ध संबंधी कार्य, और तीसरा धर्म से संबंधित। इनके काम यही थे। इसके सदस्य को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद काल में इन तीनों में महिलाएं आ सकती थी। उत्तरवैदिक काल में ये तो बिल्कुल खत्म हो गई। विदित, जिसका ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो बिल्कुल समाप्त ही हो गए। सभा और स्मृति प्रजापति की दो पुतियां हो गई। ये सेंटेंस हमें ये दिखा रहा है कि सभा और स्मृति जो अपने आप में स्वतंत्र थी, अब वो किसी के अंडर में है। वो अपने आप में राजा के बारे में निर्णय नहीं कर सकती, यानी कि राजा सर्वोच्च हो गया इनसे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो असर्शन रीजनिंग में आ सकता है कि अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां सभा स्मृति हैं। ठीक है कथन। ये हमें संकेत देता है कि स्त्रियों की स्थिति कम होती जा रही थी। बिल्कुल सही है। दूसरा हमें यह भी संकेत देता है, इसके दो पार्ट निकलते हैं, कि अब जो है राजा अनुवांशिक हो गया था। तो अनुवांशिक हो गया है तो हम किसी के निर्वाचन या ग्रुपिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है, कर लेंगे। हाँ, मारुत हमने देवता किए थे 3 भागों में बांट के, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता और पृथ्वी के देवता। ऋग्वेद में हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। हमने, ये देवता नहीं है, हमने प्रकृति को थैंक्स किया, सूर्य को थैंक्स किया, वो कोई देवता नहीं माना हमने, हम प्रकृति का ही थैंक्स कर रहे हैं। लेकिन प्रकृति के जो सिंबल है हम उनका थैंक्स कर रहे हैं। तो ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है, क्या ऋग्वेदिक कालीन बहुलवादी थे? एकेश्वरवादी थे। हम प्रकृति की ही पूजा करते थे, कोई देवता का गुण हमने नहीं बनाया था, पर हम हर चीज के लिए हर किसी का थैंक्स करते थे हम, लेकिन एकेश्वरवादी ही थे। मारुत, हमने इसको डिवाइड करके देखा था, इन सब के काम अलग अलग हैं। अंतरिक्ष के देवता कौन है? क्वेश्चन यही आता है कि अंतरिक्ष का देवता कौन है। कौन कौन थे अंतरिक्ष में आपके अप्रोच से दूर? इंद्र बैठे हैं, रुद्र बैठे हैं, मारुत बैठे हैं। ठीक है, इसको हमने किया था। तो मारुत आंधी तूफान के देवता हैं। मारुत किसकी हेल्प करते हैं? अगर हम अंतरिक्ष के देवताओं में कहें कि मारुत का क्या काम है? इंद्र की हेल्प कर, इंद्र की हेल्प करना। अश्विन चिकित्सा के देवता। कौन से देवता है ये? अंतरिक्ष के हैं कि आकाश के? आकाश के, क्योंकि हमने ग्रुप में बांटा उनको। सोम वनस्पति के देवता, इंद्र युद्ध के देवता। आ गए ब्राह्मण ग्रंथ। आगे कर लें, फिर आरण्यक के भी बता दो, उपनिषद बता दो। उपनिषद बताओ। ऋग्वेद का ऐतरेय उपनिषद है, ऋग्वेद का, और अथर्ववेद का मुंडक मांडुक्य प्रश्न। मुंडक उपनिषद में क्या है? सत्यमेव जयते। और मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है। आगे पंचविश क्यों बोला? पंचविश का नाम क्या है? तांडव ब्राह्मण। लेकिन हम पंचविश क्यों बोलते हैं? क्योंकि 25 भागों में हमने उसे बांटा है। ऐतरेय में किसकी व्याख्या है? राजा के अभिषेक, राजा के कर्तव्य, राजा के दायित्व, चुने शेप की कथा, सब कर लेंगे।
सामवेद पंचविश में शतपथ ब्राह्मण में किसका वर्णन है? राम कथा का वर्णन है, प्रलय का वर्णन है, उर्वराज ऋषि का संवाद है, और क्या है? छांदोग्य उपनिषद में किसका वर्णन है? कृष्ण का वर्णन। पहली बार हमें छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का वर्णन दिखता है, यानी कि ये उत्तर वैदिक कालीन है। और हमने नगरों में देखा भी है, देखा है ना, शिशुनाग का राज्य, मगध का राज्य, कृष्ण का राज्य, विराट नगर, सब देखे हैं। क्लियर कर लेंगे। कौन सा कथन सत्य है? कृषि का उल्लेख कितनी बार है? गाय का 176 बार है, लेकिन कृषि का 24 बार है। 176 बार में, यानी कि गाय पशुपालन है तो उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। लेकिन प्रक्रिया का उल्लेख धान्य, वप्ति और वपंती, 3 शब्द, उर्वर धान्य वपंती, उर्वर धान्य वपंती, 3 ही शब्द हमें मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में हल जोड़ने की संख्या का वर्णन है, हाँ 2 के गुना में, 2, 4, 8, 16, ठीक है। कृषु शब्द गोबर की खाद के लिए, शकृत और कृषु ऋग्वेद कालीन शब्द है और गोबर की खाद के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि कृषि थी लेकिन गौण थी, मुख्य धंधा नहीं थी। अथर्ववेद में अतिवृष्टि से बचने के लिए मंत्रों का उल्लेख है, हाँ जी। अथर्ववेद में हमने पशुओं के लिए और कृषि को बचाने के लिए, अकाल है या बारिश है, और पशुओं के लिए हम कहाँ प्रार्थना करते हैं? अथर्ववेद में। क्यों प्रार्थना करते हैं? सीधी सी बात है, क्योंकि अथर्ववेद में ही लौकिक विषय है, हर तरीके की पूजा पद्धति अथर्ववेद में। हर किसी का हमने काम बांटा है। द्रोण अनाज मापने की इकाई थी, हाँ जी, उत्तर वैदिक कालीन में द्रोण अनाज मापने की इकाई थी। हाँ जी, गार्गी याज्ञवल्क्य के विवाद यजुर्वेद में है, हाँ जी। बृहदारण्यक का उपनिषद, ये गलत है, शब्द आएगा नायक, ठीक है। गार्गी याज्ञवल्क्य के विवाद किस में है? बृहदारण्यक उपनिषद में है, यजुर्वेद में है। और इससे हमें आता है ये असर्शन रीजनिंग में आ जाए कि गार्गी याज्ञवल्क्य के विवाद बृहदारण्यक उपनिषद में है, और रीजनिंग आ जाए, इससे हमें स्त्री की गिरती हुई स्थिति का बोध होता है, हाँ, क्योंकि इस विवाद में याज्ञवल्क्य ऋषि जो है, गार्गी जो ऋषि है, उनका अपमान करते हैं जनक की सभा में। कर लेंगे। यम नचिकेता कथा कठोपनिषद, आरुणी उदालक व श्वेत केतु की कहानी छांदोग्य उपनिषद। ये ऐसे ही पूछा जाता है, मैच द कॉलम में पूछ लेते हैं या ऊपर कहानी डाल के पूछ लेंगे किस उपनिषद में है। 4 ही तो पॉइंट है, 5 है टोटल, मैंने सारे डालेंगे यहाँ पे, पांचों के 5 ऋग्वेद में यूं के यूं आते रहते हैं, छठा तो है नहीं, ठीक है। चुनेशेव की कथा ऐत्रेय ब्राह्मण, विदेह माधव की पूर्व की ओर विस्तार शतपथ ब्राह्मण। किस नदी तक विस्तार हुआ था? गंडक तक, उसको हम क्या कहते हैं? रीवा नदी। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, सभा समिति प्रजापति की पुत्रिया थी अथर्ववेद, हाँ जी हुआ। कथनों पर विचार करें। उत्तर वैदिक काल के लिए गेरुवर्णी मृदभांड का महत्व है? नहीं जी, वैदिक काल में है ये। वैदिक काल में हम कौन से मृदभांड यूज कर रहे हैं? काले लाल और ओसीपी। ज्यादातर लोगों ने कौन सा यूज किया जो लोगों को बहुत अच्छा बोला कि हमें ज्यादा मिला? लाल। अतरंजी खेड़ा से मिला, यहाँ पे कौन है? चित्री दूसर है, पेंटेड ग्रेवियर और एनबीबीडब्ल्यू, त्रिकाली पालिश वाले। ऋग्वेदी में 2 ही तो हैं, उत्तर वैदिक में। उधर आपको ओसीपी मिलता है, लाल और काला मिलता है। उससे आगे किस संस्कृति में जाओगे, हिंदू घाटी में भी कौन मिलता है? लाल ही तो मिल रहा है वहां। और लोथल से हमें काल, वहां पे आपको एग्जैक्ट जगह पूछी जाएगी कि कहाँ से कौन सा मिला है। उससे आगे जाओगे वहां पे आपको ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अलग मिलते हैं। ये बिहार और उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तरी काली पालिश और ओसीपी आपको उत्तर वैदिक काल में मिल रहा है। और उत्तर वैदिक काल कौन सा एरिया? यूपी और बिहार का एरिया है, हाँ, उनकी शुरुआत, ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन वाली पॉलिश वाले मृदभांड लोह अवस्था के धोतक हैं, हाँ। काली पालिश और पेंटेड ग्रेवियर, चित्रित धूसर, दोनों ही
लोह अवस्था के द्योतक है, बिल्कुल पीक पे था। जहां जहां इनके साक्ष्य मिले हैं वहां पर हमें पक्की ईंटों के मकान भी मिले हैं, हमें कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं और लोहे के हथियारों के साक्ष्य भी मिले हैं। चले, आश्रम कर लिया, दोबारा टाइप हो गया। संयुक्त रूप से वेद त्रय किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। देखो सबसे पहली रचना तो ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये तीनों उत्तर वैदिक काल के हैं। लेकिन फिर भी हमने ऋग्वेद, सामवेद आइए, लेकिन फिर भी हम इन तीनों को ही वेद त्रय इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तर वैदिक अथर्ववेद जो है उसके विषय वस्तु अलग है, ठीक है। वो लौकिक, पारलौकिक, चिकित्सा हर श्रेणी में वो बात करता है। ऋग्वेद करता है ईश्वर की स्तुति, यजुर्वेद करता है राजनीति धनुर्विद्या की बातें और सामवेद करता है संगीत की। लेकिन अथर्ववेद इनसे अलग इसलिए है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी विशेषताएं अलग है। कर लोगे?